नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब भी देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ सके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल से एसके उपाध्याय मौजूद हैं, जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल निशातपुरा भोपाल के प्रिंसिपल हैं, और उनके साथ में मौजूद हैं तैयबा, जो 12th मैथ्स की स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि आप अपने स्कूल के बारे में हमें विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दें, और आपके स्कूल में मैथ्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए, मेरा स्कूल जो है भोपाल उत्तर में है और ज़्यादातर मेरे स्कूल में जो छात्र छात्रा हैं वो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर वर्ग से आते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो उद्देश्य यही रहता है कि उन सारे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सके जी। हमारा स्कूल जो है वो वास्तव में कई सुख सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराता है। एक बेहतर पर्यावरण माहौल, बेहतर साफ़ सफाई का माहौल और साथ ही साथ एक पढ़ने के लिए अच्छा उपयुक्त शिक्षक। मैथ्स स्ट्रीम में हमारे यहाँ पे लगभग 12वीं में जो हैं वो 35 बच्चे हैं और 11वीं में 19 छात्र छात्राएँ हैं। ये सभी मिलकर इन सभी के लिए हमारे जो सारे शिक्षक हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। उपाध्याय जी, आपसे सवाल आगे मैं ये करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आपके स्कूल की, आपके टीचर्स की, आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके स्टूडेंट्स आपके स्कूल का नाम रोशन करें और स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। कैसे आप लोग फोकस करते हैं कि स्टूडेंट आगे बढ़े और आपके स्कूल का नाम रोशन कर पाए? किन बातों का ध्यान आप रखते हैं? कैसा एनवायरनमेंट उन्हें स्कूल में मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा सभी का मोटो ये है कि उत्कृष्टता की ओर अग्रसर। मतलब मेरे साथ साथ मेरे सारे शिक्षक साथी भी इसी लक्ष्य को, इसी मोटो को लेकर चलते हैं कि हम जितना बेहतर अपना दे सकें उतना देने का प्रयास करें। वास्तविक स्थिति में हम हर बच्चे की शुरू से ही काउंसलिंग करने लग जाते हैं, उन्हें बताने लगते हैं कि उनके लिए कौन सा विषय ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हमारे यहाँ साइंस का विषय है तो साइंस के विषय में हमारे यहाँ श्रीमती राधा मिश्रा हैं जो गणित के बारे में बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाती हैं। इसी तरह से श्रीमती कमर जहाँ हैं जो केमिस्ट्री के बारे में बच्चों को बेहतर तरीके से जानकारी देती हैं। मतलब कुल मिला के सारा सम्मिलित प्रयास ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार, मतलब जो बच्चे अगर आर्ट्स लायक हैं तो उनको फिर आर्ट्स के हिसाब से उनको बताया जाता है। और इस काम में हमारे यहाँ 2 टीचर हैं, श्रीमती कांति जैन और डॉक्टर सरोज शर्मा, जो इनकी काउंसलिंग में भी काफ़ी कुछ मदद करती है कि करियर को किस दिशा में ले जाना है। बिल्कुल। एसके उपाध्याय जी, आगे भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन तैयबा, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं और अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक है, टाइम टेबल भी उसका घोषित हो चुका है। आप ये बताइए कि आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं, और जैसा कि आप भी जानती हैं, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि 12th का जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, वो आपके करियर को आगे की दिशा देता है, राह प्रदान करता है। तो आप इस एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे फोकस करती हैं या किस तरह से आप तैयारियाँ करती हैं? मैम, मैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले तो बुक की रीडिंग करती हूँ और बुक में जैसे आईएमपी चीज़ रहती है उनकी हाईलाइट कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैम जैसे बुक की मैं रीडिंग कर चुकी होती हूँ, उससे जो मुझे समझना होता है वो समझ लेती हूँ। फिर जो मैम है ना क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो मतलब मुझे टफ़ लगते हैं, मुझे आते नहीं हैं, सबसे पहले मैम उन पर ध्यान देती हूँ मैं। और जैसे ही वो हो जाते हैं तो फिर मैं जो मेरे नोट्स करवाए होते हैं मेरी कमर मैम ने या फिर मेरे जो भी सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, तो मैम मैं पहले उनको फिर करती हूँ, वो याद हो जाते हैं। फिर मैं अपनी परीक्षा बोर्ड से भी करती हूँ, क्योंकि मैम कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब अदर से बन के आ जाते हैं या कहीं कहीं मिला के दे देते हैं, तो उनको भी मैं परीक्षा बोर्ड से कर देती हूँ ताकि कोई छूट नहीं जाए। और फिर मैम प्रश्न बैंक भी है, तो मैम प्रश्न बैंक से सबसे लास्ट में क्वेश्चन करके एक खुद का सेल्फ टेस्ट भी लेती हूँ, ताकि मैम अगर मैं ना जैसे सेल्फ टेस्ट लेती हूँ उसमें से मैं अगर 100 में से 100% कर देती हूँ तो मैम फिर मैं श्योर हो जाती हूँ कि हाँ, मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ। अच्छा तैयबा, आपने भी बताया कि आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करती हैं। आपको जब डाउट होता है तो आप टीचर की हेल्प लेती हैं, अपने प्रिंसिपल की हेल्प लेती हैं, या फिर
क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम इस वक्त चल रहा है, तो कैसे आप सोशल मीडिया से कनेक्ट होती हैं, कैसे उसके ज़रिए पढ़ाई करती हैं? क्या ठीक होता है कि सोशल मीडिया से आप पढ़ाई करें? गूगल पे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप तुरंत सर्च करें, या फिर टीचर ज़्यादा बेहतर हैं कि वो हमें अच्छे से समझाएं? मैम इन सब में वैसे टीचर ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि मैम मैं ना वहाँ पर क्वेश्चंस जैसे समझाते हैं तो मतलब बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैम से ही समझ में आता है। जी जी मैम। ठीक है उपाध्याय जी, आपकी छात्रा टीचर्स को ज़्यादा प्राथमिकता देती है अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो, ठीक है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बंसल समूह जो जिस तरह से फ्री एजुकेशन 8वीं तक के बच्चों को दे रहा है, या भोपाल से बाहर के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनसे फ्री बस सेवा दे रहा है, या इवन मैं कहूँगा कि जैसे हमारे ही स्कूल की गत वर्ष एक बच्ची थी जो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, पढ़ने में काफ़ी अच्छा उसका करियर था उसके पास, लेकिन आर्थिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर थी। तो उसके लिए बंसल इंस्टीट्यूट ने फ्री एजुकेशन, फ्री बस सेवा और फ्री बुक्स और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। तो बंसल एजुकेशन का मैं ये योगदान ज़रूर मानता हूँ कि जो समाज का पिछड़ा, दबा और कुचला क्षेत्र है उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसकी सख्त ज़रूरत भी है आज। चूँकि देखिए, जिनके पास बहुत पैसा है वो तो बेहतरीन एजुकेशन, कोचिंग और सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जिनके पास पैसे का अभाव है या जो सुविधाएं ले नहीं सकते लेकिन वास्तव में वो बहुत प्रतिभा संपन्न है, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि बंसल इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से काफ़ी बेहतर प्रयास कर रहा है। उपाध्याय जी, जैसा कि आपने बंसल समूह जो योगदान दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में उसके बारे में तो बातचीत की है, सराहना की है, क्योंकि आप जैसे लोगों का योगदान मिलता है इसीलिए ये समूह आगे बढ़ पा रहा है और लगातार हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा से जुड़ी हुई अगर बातें आपसे समझना चाहें, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं शिक्षा को? क्या आप मानते हैं कि आज के टाइम में लड़कियों की शिक्षा या फिर हर किसी की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या वो अलग लोगों तक पहुंच पा रही है? देखिए, शिक्षा का निश्चित तौर पे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। बगैर शिक्षा के आदमी वास्तव में एक जंगली जानवर की तरह है। शिक्षा ही उसे सोचने, समझने और चीज़ों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करती है। अगर हम किसी शिक्षित व्यक्ति से बात करें तो उसकी बात करने का एक अंदाज अलग होगा बजाय एक अनपढ़ के। साथ ही साथ अनपढ़ व्यक्ति का जितना शोषण हो सकता है वो होता है, लेकिन अगर शिक्षा है और वो व्यक्ति शिक्षित है तो उसका शोषण नहीं हो सकता। इन्हीं उद्देश्यों को हम ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल में भी हम एजुकेशन को इसी दृष्टिकोण से लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग तक जो भी व्यक्ति है उसको शिक्षा मिल सके, और इसके लिए मेरा पहली से लगा के 12वीं तक का जो स्टाफ है वो सतत प्रयासरत रहता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। कई बार इस बार भी जैसे कई बच्चे कोरोना काल की वजह से फ़ीस तक नहीं भर पा रहे थे या और कई चीज़ें उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे, तो उनको फ़ीस में भी छूट दी गई। कई मेरे यहाँ के शिक्षक हैं जिन्होंने खुद ही उन बच्चों की फ़ीस भी भरी, चाहे वो बोर्ड की फ़ीस हो चाहे स्कूल की नॉमिनल सी जो भी फ़ीस लगती है वो भी भरी है। तो ऐसे कई काम हैं जिनकी वजह से शिक्षा को बढ़ोतरी मिल सकती है। इसीलिए गत वर्षों की अपेक्षाकृत हमारा स्कूल में अभी भी जो एडमिशन का स्तर गिरना चाहिए था वो नहीं गिरा उतना जितना कि गिरने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में हो, चाहे आप बुजुर्ग हो गए हैं, अगर आपको अपने बच्चों से भी सीखना है, वो आपको शिक्षा दे रहे हैं तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तैयबा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? मैम इसमें एक बात ये सबसे अच्छी है कि जो नर्सरी से 8 क्लास तक जो बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहा है, मैम ये बहुत अच्छी बात है कि मैम ज़्यादातर बच्चों के पास फीस नहीं होती, वो फीस पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने आसानी कर दी। और मैम फिर बस भी फ्री है, उसकी भी कोई फीस नहीं लगती, तो मैम ये अच्छी बात है काफ़ी। बिल्कुल, तो आप जैसे छात्र अगर मिलते रहेंगे तो ज़रूर ये ग्रुप लगातार आगे बढ़ता जाएगा। उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, हर वर्ग को उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कुछ कदम और भी उठा सकते हैं? आप अपनी तरफ से कोई राय देना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में जो बंसल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विभिन्न स्कूलों में और भी ज़्यादा उनको काउंसलिंग और कैरियर के विभिन्न जो गाइडेंस दे सकते हैं बंसल इंस्टीट्यूट वाले। जैसे अभी मेरे स्कूल में भी एक कार्यक्रम हमने बंसल से करवाया था जिसमें उनके द्वारा विभिन्न टेक्निकल बिंदुओं पे भी चर्चा की गई थी। देखिए, आज एजुकेशन एक नए स्तर की तरफ भी मुड़ती जा रही है जिसको हम स्टीम के नाम से भी जानते हैं। स्टीम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स को मिलाकर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना। तो ये इस तरीके में मुझे लगता है कि बंसल इंस्टीट्यूट इस तरीके से भी अगर एजुकेशन को प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराता है। देखिए, हर बात का, हर विषय का इन पांचों से अपने आप में गहरा कनेक्शन है जी। जैसे देखा जाए, ताजमहल को अगर हम समझने की कोशिश करें स्टीम के मार्फत से, तो देखिए उसमें साइंस भी है कि किस तरह से मिट्टी वगैरह चीज़ों को मिलाया गया और किस तरह से इतने वर्षों से वो इमारत खड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी तो है ही, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग भी देखेंगे तो इंजीनियरिंग भी अलग अलग कोण मेहराब बनाए गए हैं। आर्ट्स, कला तो है ही, शाहजहाँ ने बनाया था, आप हिस्ट्री के तरीके से भी उसको पढ़ा सकते हैं। मैथ्स है ही, उसमें एंगल और अलग अलग चीज़ें, तो स्ट्रीम को हर चीज़ से उसमें जोड़ा जा सकता है। और अभी जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी इन्हीं बातों पर ख़ास तौर से जोर दिया जा रहा है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा खुद का स्कूल भी इन्हीं पर ज़्यादा जोर दे रहा है, स्टीम एजुकेशन के ऊपर। और इसके विषय में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी सतत मार्गदर्शन, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी जो हमारे नितिन सक्सेना जी हैं, या संयुक्त संचालक महोदय हैं श्री राजीव तोमर जी, या अपर संचालक महोदय हैं धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, जो स्टीम के लिए ख़ास तौर से प्रेरित भी कर रहे हैं। और इनके मार्गदर्शन में भी हम हमारे स्कूल में बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। और यही चीज़ मैं सोचता हूँ कि बंसल एजुकेशन को भी स्टीम आधारित एजुकेशन पे कोई नई स्कीम चलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। बिल्कुल, आप लोगों के जो सुझाव होते हैं सर वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर हम आगे भी काम करने की कोशिश करेंगे। तैयबा, ये बताइए, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और क्योंकि आप 12th में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आपके हैं, और ऐसे में हेल्थ का, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपनी एजुकेशन हेल्थ के बीच में कैसे बैलेंस बनाती हैं? मैम, मैं इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है। जैसे मैम, मैं एक सब्जेक्ट को अपने जो मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथ्स में, उसको 3 घंटे देती हूँ। तो मैम उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं उसके बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। और मैम उस 15 मिनट में या तो मैं खाना खाती हूँ, या फिर मैम जैसे मैं काफ़ी थक गई हूँ तो मैं 10 मिनट या 15 मिनट आँखें बंद करके लेट भी जाती हूँ। और या फिर मैं जैसे काफ़ी ज़्यादा थकान होने लगती है तो मैम अपने आप को मोटिवेट भी करती हूँ। जैसे मैं कहीं का सॉन्ग सुन लेती हूँ जिससे मैं अपने आप को मोटिवेट फील कर सकूँ, तो फिर मैं सॉन्ग भी सुन लेती हूँ। और वैसे अम्मी से बोल के भी रखा है मैंने, जैसे अम्मी कि मैं ब्रेक लूँ तो आप सबसे पहले मेरे लिए खाना ले आइए या कुछ खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह ले आइए, तो उससे फिर मैम। और मैम एक बात ये रहती है कि जो बच्चे हैं ना काफ़ी जैसे एग्ज़ाम के टाइम तैयारी करते हैं तो वो जैसे 11 बजे के बाद भी पढ़ते रहते हैं, जबकि मैम 11 बजे आपको सोना चाहिए जिससे अपनी हेल्थ पे कुछ असर ना पड़े। तो मैम 11 बजे सो ही जाना है और फिर सुबह 5:30 बजे उठ के वापस पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, जिससे मैम मेरी नींद भी पूरी हो जाती है और मेरी हेल्थ पे कोई असर भी नहीं पड़ता। तैयबा, कितने घंटे की नींद लेती है, ये आप बताइए, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है, अपने एग्जाम पर भी फोकस करना है, अच्छे रिजल्ट की भी टेंशन रहती है, तो आप कितने घंटे की नींद पूरी करती हैं और छात्रों को कितने घंटे की नींद पूरी ज़रूरी होती है कि आपके हेल्थ पर कोई असर ना पड़े? और ये भी बताइए कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? मैम, मैंने अपने एग्ज़ाम को लेकर तो पहले टाइम टेबल बना के रखा है। मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ और फिर मैम 5:30 से 6 बजे तक मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैम 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ। 6 से मैम 8 मेरी केमिस्ट्री रहती है और 8 से 10 मैं फिज़िक्स पढ़ती हूँ। फिर मैम 11 बजे से स्कूल रहता है तो स्कूल चले जाती हूँ। और मैम रात को मैं मैथ्स को टाइम देती हूँ 6 बजे के टाइम। 6 से मैम फिर 3 घंटे मैथ्स पढ़ के और फिर ब्रेक लेके फिर मैम 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा उर्दू को देती हूँ, जिससे मैम मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही लेती हूँ और मैम हर डे इनको पर डे देती रहती हूँ कि ताकि ब्रेक ना हो। और मैम जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो फिर उसके अंदर अम्मी से बोल ही देती हूँ कि अम्मी मुझे मतलब खाना वगैरह दे दें, तो फिर उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि ये समझा जाए तैयबा कि आप तो एग्जाम की तैयारी कर ही रही है, लेकिन आपकी मदर का, आपकी मम्मी का पूरा रोल इसमें है, क्योंकि आपके साथ साथ उन्हें भी सुबह जल्दी उठना है, उन्हें भी पूरा संघर्ष करना है और उनको भी टेंशन होती है कि बच्ची के एग्जाम है और उसे अच्छे रिजल्ट लाने हैं। जी मैम। ठीक है, उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप, क्योंकि समझते हैं कि इस समय का जो दौर चल रहा है कंपटीशन का दौर है और छोटी छोटी बातों में छात्र परेशान हो जाते हैं। काउंसलिंग, क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, आपके स्कूल में भी काउंसलिंग होती है, तो मोस्टली किस तरह के कॉल्स आपके पास आते हैं? पेरेंट्स आप किससे कैसे बात करते हैं, आपसे क्या क्वेश्चन उनके अपने बच्चों को लेकर रहते हैं और आप क्या उन्हें सजेस्ट करते हैं, क्या काउंसलिंग करते हैं, आप कैसे करते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण इस वक्त, इस समय के दौर में तो सबसे ज़्यादा कोरोना को लेकर सुरक्षा के लिए जो पालक चिंतित रहते हैं उनसे संबंधित बातें होती हैं, जिसमें हम हमारे स्कूल के जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके बारे में उनको बताते हैं। लेकिन कैरियर से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, कई बार पालकों के सामने यह भी रहता है कि सब हमारे पास धन की समस्या है
या हम आगे इसको कैसे पढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है और उसके पास पढ़ने के लिए संसाधन या समस्याएं आगे आने वाली हैं, तो उसको लेके भी जब पालक आते हैं तो हम उनको भी काउंसलिंग द्वारा समझाते हैं कि शिक्षा का इस बच्चे के जीवन में कितना महत्व है और उसके लिए पालकों का कितना सहयोग है। हालांकि सौभाग्यवश मेरा ये मानना है कि प्रत्येक पालक, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी तबके का हो, वह यह जरूर चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे और श्रेष्ठतम स्थान पर पहुंचे। और यही मूल मोटो हम सब भी जानते हैं कि हर पालक की इस इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो हम दिन रात इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं काउंसलिंग का, कि बच्चों को साथ साथ मोटिवेट करें कि वो अपने पालकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही पढ़ेगा हर बच्चा, लेकिन जिस भी जो उसकी योग्यता अनुसार है, जो उसकी इच्छा अनुसार है, हम उसको उस विषय के बारे में ज़्यादा बेहतर राय देते हैं। उपाध्याय जी, जैसा भी आपने बताया कि आप बच्चों को समझाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार ही आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। लेकिन मैंने भी अभी आपको बताया था कि कंपटीशन का दौर है और ऐसे में बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है अपने पेरेंट्स का। कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जाता है कि उनका बच्चा इतना आगे है और तुम नहीं हो। तो ऐसे में जब बच्चे के मन में नेगेटिविटी आ जाती है, आप भी जानते हैं कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने की सोचने लगते हैं बच्चे, आप कैसे उन्हें संभालते हैं, क्या समझाते हैं और पेरेंट्स को कैसे आप ट्रीट करते हैं कि जो बच्चों को अच्छा लगता है, जिनमें उनका रुझान है, आप उसी फील्ड में उन्हें आगे बढ़ने दीजिए? देखिए, क्या होता है कि बच्चे के पालक को सबसे पहले घर के माहौल को दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमारे यहाँ डॉक्टर अंकुश वर्मा हैं, वो भी स्टेट काउंसलर भी हैं, तो उनकी भी हम इसमें, वो भी इसमें काफ़ी हेल्प करती हैं। पालकों को इस बारे में बताया जाता है कि बच्चों की क्षमता के अनुरूप ही, देखिए प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग योग्यता रखता है। हो सकता है कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई हो सकता है संगीत में बहुत अच्छा है, कोई आर्ट्स फैकल्टी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, या कोई साइंस फैकल्टी में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उस अनुसार ही उसको, बच्चे को और बच्चे के पालक को समझाया जाता है, ताकि वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा उनकी क्षमताओं से ज़्यादा उम्मीदें न रखें। साथ ही साथ बच्चे को भी ये समझाना पड़ता है कि हार का मतलब हमेशा के लिए हार जाना नहीं होता। यहाँ पे मैंने अपने स्कूल में ख़ास तौर से इसीलिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता भी लिखवा रखी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ताकि बच्चा ये मान के चले कि आज मैं हारा हूँ, हो सकता है कल मैं जीतूंगा। और मैंने देखा कि इस बात का, मेरे पास एक बच्चा था जो 10th में बड़ा मुश्किल से पास हुआ, लेकिन उसका जब काउंसलिंग की गई तो 12th में उसने 80% से ज़्यादा मार्किंग लाया वो बच्चा। तो ये सब होता रहता है, लेकिन वो होता काउंसलिंग और उसी से ही बढ़ाने से ही। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज सर आपने दिया है कि एक बार अगर असफलता हाथ लग रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आप असफल होंगे। हो सकता है कि एक बार ठोकर लगी है, एक बार आप असफल हुए हैं, तो आपके लिए ये एक कहीं ना कहीं सीख हो सकती है कि आगे आपको कैसे आगे बढ़ना है और उसके बाद किस तरह से आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। इसी से जुड़ा हुआ तैयबा मेरा अगला सवाल आपसे है, आप अपना लक्ष्य कैसा निर्धारित करती हैं? मैम, मैंने अपना जो लक्ष्य करा है मैम वो 95% का है और मैम मुझे IAS पढ़ना है। तो उसके लिए मैम मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ चलती हूँ, हर अपने सब्जेक्ट को पर डे टाइम देती हूँ। और मैम जो है ना एग्ज़ाम्स के रहते हैं, एग्ज़ाम पेपर रहते हैं काफ़ी, तो मैम मैं उनको कलेक्ट भी करती हूँ और उनको रोज़ सॉल्व भी करती हूँ, जिससे मैम मेरे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और लास्ट में जब मैं अपने एग्ज़ाम दूँ तो मैम मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। तैयबा, IAS आपको बनना है, क्यों बनना है? क्या आप देखती हैं, क्या बदलाव आपको समाज में लाना है जिसको लेकर आपको IAS बनना है? जी मैम, मुझे सबसे पहले देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए आप कुछ करना चाहती हैं, इसलिए आप IAS बनना चाहती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है तैयबा कि आप अपने देश के बारे में सोचती हैं और उसके लिए कुछ करना चाहती हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको क्या ज़रूरतें महसूस होती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें और भी सुधार की ज़रूरत है, तो क्या सुधार, आप क्या सलाह देंगी कि हमें और भी ये नया करना चाहिए जिससे छात्र आगे बढ़ सकेंगे? मैम, इसके लिए तो सबसे पहले मैम बस टीचर है ना जो समझाते हैं ना, तो जो मैम टीचर समझाते हैं वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। मैम ज़्यादातर ऐसा होता है टीचर समझा रहे हैं बट सब बच्चे हाँ कर रहे हैं बट बच्चों को समझ में नहीं आता। तो मैम है ना उनसे पूछें कि बेटा आप लोगों को आया है समझ में, उसी टाइम से क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। लेकिन मैम एक ये भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स के, अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो मैम से कहते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया। एक मैम ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
तैयबा, अभी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपने बताया था कि आप गाइड वगैरह से भी पढ़ाई करती हैं। Yes, तो ma'am. मुझे ये बताइए कि जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो क्या किन किताबों से उन्हें पढ़ना चाहिए? क्योंकि सिलेबस कोर्स भी होता है और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिलेबस कोर्स से तो पढ़ते हैं, लेकिन जो सजेशन मिल जाता है उसी से पढ़ाई करने लगते हैं। कोई बोलता है कि आप इससे पढ़िए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं Yes, ma'am. बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, दूसरा कोई और सजेशन देता है। तो क्या बहुत सारी किताब पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है? हमें सिलेबस बुक से ही पढ़ना चाहिए? मैम बस बुक से पढ़ना चाहिए, और फिर बुक के बाद अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैम अदर कुछ से पढ़ना चाहिए, वरना सिर्फ बुक में ही सबके आंसर रहते हैं। और मैम उससे ही अच्छे से पढ़ लें एक बार तो अपना पूरा क्लियर हो जाता है फिर। अच्छा, सब बड़े के बंसल समूह का जो उद्देश्य है हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या कुछ हमें करना चाहिए? मैम इसको पहुंचाने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं मैम उनसे वैसे बात ही करना चाहिए, जैसे कि आप मुझसे कर रही हैं। जी जी मैम, तो मैम इसी तरीके से और जगह पहुंचेगा। यानी कि कम्युनिकेशन आप मानती हैं बहुत Yes, ज़्यादा ma'am. ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अगर होगा तो मैसेज सही तरह से पहुंच पाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां निर्मित हो जाएंगी। उपाध्याय जी, जी। आप विद्यार्थियों के समूह के विकास के लिए क्या करते हैं? और क्या आपके दिमाग में थॉट्स हैं कि हमें ये नया करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में और आगे कुछ कर सकते हैं? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी। तो हम हमारे स्कूल में हमने खुद के संसाधनों से एक स्मार्ट क्लास बनाई हुई है, जिसमें हम बच्चों को प्रोजेक्टर के द्वारा विभिन्न चीज़ों पे विस्तृत तरीके से, क्या है कि पढ़ने के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम अगर उपलब्ध हो तो बच्चों को मैंने महसूस किया है कि वो ज़्यादा इजी गोइंग और ज़्यादा जल्दी उसको कैप्चर करते हैं, ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को वो समझ लेते हैं। तो हमने एक स्मार्ट हॉल तो बनाया ही बनाया, और अभी कल परसों में ही हमने एक और स्मार्ट क्लास तैयार करी है जो आज के नए सिस्टम के अनुरूप तैयार किया। हमने एक स्मार्ट बड़ा सा टीवी लगा दिया है, जिसके थ्रू हम स्मार्ट क्लास के रूप में उसका कम पैसों में ज़्यादा बेहतर परिणाम लाने के लिए एक स्मार्ट टीवी लगा दिया है। तो उसके द्वारा भी हम उनको बच्चों को गाइड करते हैं कि इस तरह से इनको समझा जा सकता है। जो कठिन चैप्टर्स हैं उसके लिए हमने अब उसको रूटीन वाइज चालू कर दिया है कि आज 9th के कुछ बच्चों की समस्या सॉल्व की जाएगी, कल 10th के बच्चों की जाएगी। मतलब इस तरह से पीरियड वाइज उनको बांट दिया, जिससे कि बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस स्मार्ट क्लास का लाभ ले सकें। अगर भविष्य में भी मेरी इच्छा है कि हम कम से कम 5-7 क्लासें इस तरह की स्मार्ट क्लासें बना दें। साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति प्रेम के लिए भी हमने हमारे स्कूल में बहुत सारे काम किए, बहुत पेड़ पौधे अभी लगाए हैं, और उसके लिए भी हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अभी एक नलकूप हम उसको चालू करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो नलकूप भी चालू हो जाएगा, जिससे हम पर्यावरण के प्रति भी प्रेम पैदा कर सकेंगे बच्चों में। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों का शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण में खाली बौद्धिक ही नहीं, उसके सामाजिक और सब तरीके की सोच में बढ़ना, डेवलपमेंट होना, आपसी प्रेम, भाईचारा और सारी चीज़ों के बारे में बच्चा समझ सके, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, और हम कोशिश करते हैं कि इसी उद्देश्य को ढंग से पूरा कर सकें। बिल्कुल उपाध्याय जी, संक्षेप में आपसे मैं जवाब जानना चाहूँगी इसका कि एजुकेशन में माता पिता का कितना रोल होता है? कैसे माता पिता अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, और कितना उन्हें सहयोग करना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से, जो आप देखते हैं, जो आप समझते हैं? और ये भी बताइएगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो माता पिता ही, हमारे विभिन्न पुस्तकों में भी लिखा है, हम सब भी जानते हैं कि सबसे प्रथम गुरु माँ ही होती है। तो बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने में जो माता पिता योगदान दे सकते हैं, देखिए गुरु तो तभी उनके लिए कुछ कर सकता है जब बच्चा स्कूल आए। तो मैं आज सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सभी पालक अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, जहाँ पे कि अभी चूँकि कोरोना की गाइडलाइन है, तो कोरोना की गाइडलाइनों का जहाँ पालन हो रहा है, चाहे वो हमारा स्कूल हो या अन्य कोई स्कूल हो, वहाँ अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। क्योंकि बच्चों को जो गाइडलाइन टीचर दे सकता है, मेरे ख्याल से वो कोई भी नहीं दे सकता। और स्कूल का जो एक माहौल है वो बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, लोगों के साथ मिलकर जीने की कला को भी सिखाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब माता पिता भी अपने बच्चों को साहसी बनाएं। बिल्कुल। तो आज के युग में तभी वो उनसे आ सकता है। दूसरा, घर में जो माहौल है, घर में माहौल भी शैक्षिक वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। आज समस्या क्या हो रही है कि पालकों के पास, माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों से पूछ सकें कि उन्होंने आज स्कूल में क्या पढ़ा है और आगे उनकी ज़िंदगी में क्या है। मैं देखता हूँ मेरे पास 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दिन भर, चूँकि मेरे यहाँ बहुत कमज़ोर आय वर्ग के लोग ज़्यादा आते हैं, तो वो दिन भर काम में रहते हैं। तो काम में रहने की वजह से नेचुरली वो
उन बच्चों को उतना प्रॉपरली नहीं देख पाते जितना कि एक संपन्न व्यक्ति देख लेता है। तो मेरी केवल उनसे ये दरख्वास्त है, उनसे केवल इतनी सी इल्तजा है कि वो अपने बच्चों को घर में एक सुरक्षित शैक्षिक माहौल जरूर दें जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। कोई भी बच्चा, मेरा ऐसा मानना है कि वो एक सामान्य तरीके से सामान्य ही पैदा होता है, उसको कोई भी माता पिता या समाज ही अच्छे या बुरे में बदलता है। तो अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो नेचुरली एक अच्छा। बिल्कुल। तैयबा, आप जाते जाते क्या संदेश स्टूडेंट्स को देना चाहती हैं और जो खास तौर पर इस वक्त बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, संक्षिप्त में? मैम सबसे पहले तो स्टूडेंट्स से यही कहूँगी कि वो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। मैम अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और मैम कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, कोई परसेंटेज नहीं बनाना, उनको बस पास होना है, तो मैम इससे वो पास भी नहीं हो पाते और उनको मुश्किल हो जाती है। इससे मैम सबसे पहले वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसके बाद उसकी तैयारी करें। बिल्कुल। और मैम फोकस करना बहुत ज़रूरी है तैयबा, कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद उस पर फोकस करें ताकि राह आपकी आसान हो जाए और आपको लक्ष्य आपका जल्द से जल्द मिल पाए। उपाध्याय जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तैयबा, आपका भी बहुत थैंक यू और होप कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगी। तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें माता पिता का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज के इस लक्ष्य कार्यक्रम से हमने समझने की कोशिश की है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। इजाज़त दीजिए, लेकिन बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।